आज आजादी के 73 साल बाद भी हम इस विषय पे बात कर रहे हैं और विलय दिवस की जो आयोजन हो रहे हैं उनमें भाग ले रहे हैं। तो मेरे मन में विचार आता है कि 73 साल के बाद भी आज हम इस विषय पे क्यों बात कर रहे हैं। 1947 में जब अंग्रेज यहां से चला गया, भारत में अपने लोगों का राज आ गया, तो उसके बाद यहाँ की एक अपनी जन व्यवस्था बनी है। वो व्यवस्था बनने के बाद जो यहाँ पे छोटे छोटे राजे थे, प्रिंसेस थे, जो अपने अपने इलाकों में राज किया करते थे, अपनी हुकूमत चलाया करते थे, वो एक बड़े जनतंत्र के बीच में आ गए। अपनी सरकारों को छोड़ दिया उन्होंने और भारतवर्ष में जनता का राज हुआ। तो इसका कोई कारण तो होगा कि क्यों हम आज इस पे चर्चा करते हैं, विचार करते हैं, बात करते हैं। तो मैं ये कहूंगा कि जम्मू कश्मीर जो राज्य था उस समय का, विलय के बाद, जिसको अक्सर सभी उच्चारण में लाते हैं विलय के नाम से, जिसको मैं अधिविलन बोलता हूं, यहाँ के जो अफेयर्स थे, इस राज्य से संबंधित जो अफेयर्स थे, वो मिसहैंडल हुए, उनकी गलत व्याख्या की गई, मिसकोट किया गया उनको, और मिसकैरिड भी हो गए। जो चीजें सही नहीं थी, गलत थी, वो लोगों की सोच बनती गई। उसके बाद कोई जनतंत्र था, यहाँ पे जनता का राज था, वोट की राजनीति थी, इन चीजों को होना था यहाँ पे। तो लोगों ने उस सत्ता के रास्ते पे चलते हुए अपने हिसाब से जो भारत का उसमें विभाजन हुआ था, जिसको लोग हम ये कह सकते हैं, वो जो पार्टीशन जो हुई थी, भारतवर्ष का एक हिस्सा अलग करके उस वक्त पाकिस्तान बना था। और पूरे भारत में 47 से पहले, 1947 से पहले एक अंग्रेज राज करता था। कुछ हिस्से पे पूर्णतया करता था और कुछ हिस्से पे वो यहाँ के जो लोकल रजवाड़े थे, यहाँ के स्थानीय जो थे, वो अपना राज किया करते थे और अंग्रेज की छत्रछाया में वो काम करते थे अपना उस समय के बाद। तो जिस वक्त पार्टीशन हो गई, कुछ रियासतें जो है उन्होंने, राजाओं ने अपना राज को छोड़ दिया और जनता के हवाले कर दिया, एकदम जनता के हवाले कर दिया। और कुछ रियासतों ने समय लगाया उसके बीच में, उनमें जम्मू कश्मीर रियासत भी एक रियासत थी। पर एक बात जो ये थी कि जिन राजाओं को अपने राज को छोड़ना था और किसी हिंदुस्तान जो भारतवर्ष था उसकी सत्ता में चले जाना था, जब पाकिस्तान के साथ जाना था, उन्होंने इसका फैसला खुद ही करना था। उस फैसले के बीच में वहां की जो जनता थी उसका कोई भी रोल नहीं था उसके बीच में, उन्होंने उसमें कुछ भी नहीं करने का था। तो जम्मू कश्मीर जो रियासत थी, इसके भारत के साथ मिलने के लिए विलंब हुआ। राजा ने जो है कुछ समय लिया उसके लिए। और संक्षेप में अगर हम ये कहें तो राजा ने जिस वक्त भारत के साथ एक्सेशन किया, तो उस वक्त उसने ये भी लिख के एक पत्र में भारत सरकार को दिया, उस समय की सरकार को दिया, कि मेरी रियासत में यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो रही है, कुछ हालात नहीं ठीक है, कुछ वो जो इलाके जो पाकिस्तान के साथ जिनके बॉर्डर लगते हैं वहां भी कुछ खराबियां हो रही हैं,
लेकिन मेरे अपने लोग कहीं पर भी इसमें जुड़े हुए नहीं है, उनका इसमें कोई भी रोल नहीं है इसके बीच में। तो उससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि राजा के पास और किसी प्रकार की कोई ऐसी मजबूरी नहीं थी उस वक्त कि उसने एक्सेशन का कोई विलंब किया और एकदम जो है 14 अगस्त या 15 अगस्त को विलंब नहीं कर दिया, एक्सेशन नहीं कर दिया उसने, तो उसने थोड़ा सा देरी के साथ किया उसको। वो विवाद का विषय बनाया कुछ लोगों ने उसको। उस वक्त जिस वक्त ये यहाँ पे इन्होंने एक्सेशन किया महाराजा ने, तो पाकिस्तान की तरफ से काफी इन्फिल्ट्रेशन हुआ, इधर अटैक हुआ इस इलाके के बीच में, और जम्मू कश्मीर के जो लोग थे यहाँ के रहने वाले, कश्मीर घाटी की तरफ से जो फाइनली उसने अटैक को शुरू किया उस वक्त, और इधर जो दूसरे इलाके थे जो जम्मू रीजन में पड़ते थे, मीरपुर का इलाका था, दूसरा इलाका था, तो यहाँ से जोर दिया उन्होंने, और वहां के जो लोग थे उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। कश्मीर घाटी में लोगों ने कोई उनका साथ नहीं दिया जब वो क्वाइली वहां पे आए। राजा की फौजें भी बहुत कम हो चुकी थी उस वक्त, तो लेकिन आम जनता ने उनका कोई किसी प्रकार का साथ नहीं दिया। और उसके बाद जो है जब महाराजा के पास ऐसे हालात बन गए कि सेना नहीं थी, कुछ भी नहीं था, तो जो विचार वो कर रहे होंगे उस वक्त अपने हिसाब से कि लोगों के लिए क्या ठीक है, क्या करना चाहिए, वो सब सोच समझ के उन्होंने एक्सेशन कर दिया। और ये बात जो है समझने की है यहाँ पे कि एक्सेशन करना राजा का काम था और एक्सेशन ही फाइनल होना था, उसके अलावा राजा ने और कुछ नहीं करना था। फिर यहाँ का अपना संविधान बनना था, जो भी होना था वो चीजें होनी थी। तो भारत के साथ 26 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह जी ने अपने हस्ताक्षर करके एक्सेशन को पूरा कर दिया। अब जब वो एक्सेशन भारत के साथ हो गया, वो पूर्ण था, बिल्कुल ही पूरा एक्सेशन हो गया, उसमें कोई कमी नहीं रही थी उसके बीच में। कुछ लोग जैसे कहते हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का पूरा अंग नहीं बना था उस वक्त, वो एक गलत विचार था। पर दुख की बात यह है कि जो लोग ये बात कहते थे उनको कहने दिया गया, लगातार वो कई दशकों तक वही चीज कहते आ रहे हैं, आज भी वो कहते आ रहे हैं। और उनमें पूरा जो ये रहा, जो कश्मीर घाटी की जो केंद्रीय लीडरशिप थी जो वहां की, उसका रोल जो है, क्योंकि कश्मीर से रियासत को जाना जाता था, उनका ज्यादा रोल रहा। और कश्मीर घाटी के जो लोग थे, सत्ता को उन्होंने कश्मीर घाटी की तरफ झुकाए रखने के लिए कुछ इस किस्म की जो थी मिथ्याएं थी, उनको कल्टीवेट किया और वो होती चली गई। जैसे सबसे पहले मैं आपसे संक्षेप में ये कहूंगा, उन्होंने एक ये विचार आम लोगों के पास और दुनिया के पास ले जाने की कोशिश करी कि जम्मू कश्मीर रियासत का भारत के संविधान के बीच में एक विशेष दर्जा है। जबकि अगर हम भारत के संविधान को किसी भी आर्टिकल को, अनुच्छेद को ध्यान से अगर हम देखें, तो कहीं पर ये नहीं है कि जम्मू कश्मीर रियासत को कोई खास विशेष दर्जा हमारे संविधान में दिया हुआ था। लेकिन इस विषय को हमारे वो लोग जो कि उनको अपोज भी करते थे, वो भी विशेष दर्जा का जो शब्द थे उनका प्रयोग करते रहे। करते करते वो लोगों का विश्वास बन जाता है। और उस वक्त जब पार्टीशन हुई थी, वो सब ये हम इसको जुटला नहीं सकते कि वो धर्म के नाम पर पाकिस्तान बना था उस वक्त। तो वो जो उस किस्म की जो कुछ इस किस्म के जो आप कह सकते हैं कि बिंदु हो सकते हैं बीच में, जिसका कोई भी अपनी राजनीति के लिए, और यहाँ वोट की राजनीति हो, लोगों से चुने जाना हो, तो अपने हिसाब से लोग विचारों को कल्टीवेट करते हैं। वो होता गया, और एक वो ऐसा कल्टीवेट यहाँ पे कर दिया गया कि जम्मू कश्मीर रियासत के बीच में कोई खास अधिकार इसको दिए हुए हैं भारत सरकार, भारत के संविधान के बीच में। ये दूसरी रियासतों से बिल्कुल ही अलग रियासत है।
तो इस किस्म के जब विचार डाल दिए और उसके साथ साथ क्या किया गया कि भारत के संविधान में जो आर्टिकल 370 था, 370 जो संविधान का जो आर्टिकल है, उस आर्टिकल को इस तरह से दिखाया गया कि जैसे ये जम्मू कश्मीर रियासत को भारत से दूर करता है। जबकि अगर आप आर्टिकल 370 की जो परिभाषा उसमें है, जो शब्दावली है, उसको अगर आप देखें तो उसके बीच में आपको कहीं पर भी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई देगी कि वो जो है जम्मू कश्मीर रियासत को भारत के संविधान से दूर कहीं ले जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि आर्टिकल 370 ही एक ऐसा आर्टिकल है भारत के संविधान का जिस आर्टिकल को टेम्परेरी कहा गया है, अस्थाई कहा गया है, और उसी आर्टिकल के बीच में ही उसको मॉडिफाई करने का, बदलने का, हटाने का ढंग लिखा गया है, और वो भी एक राष्ट्रपति जी के आदेश द्वारा। कोई भी ऐसा आर्टिकल जो है वो हमारे संविधान में और कहीं नहीं था। दूसरी बात ये है कि ये सिर्फ आर्टिकल 370 ही नहीं था कि जो एक रियासत के साथ जिसकी चर्चा होती थी, जो एक रियासत की कार्य प्रणाली के लिए बना हुआ था। उस वक्त जब 1950 में हमारा संविधान बना तो उस वक्त मैं संक्षेप में कहूंगा कि जो रियासतें थी उनको 4 हिस्सों में बांटा गया, और एक क्लास बी की रियासतें थी जिनकी व्यवस्था के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए अलग आर्टिकल था, अलग अनुच्छेद था, 238, 238। तो उनके लिए भी तो एक अलग वहां पे वो आर्टिकल था। बाकी रियासतों की जो व्यवस्था को और चीजों को देखने के लिए, नजदीक से देखने के लिए 246 से लेके 248-9 तक हमारे आर्टिकल्स थे वहां। तो इसलिए ये कहना कि आर्टिकल 370 जो था वो एक ऐसा आर्टिकल है भारत के संविधान में जो कि जम्मू कश्मीर रियासत को अलग करता है, कोई खास दर्जा देता है जम्मू कश्मीर रियासत को, ये एक गलत धारणा थी और गलत प्रचार था। पर अफसोस की बात यह है, दुख की बात यह है कि उन हमारे राष्ट्रीय स्तर के ऊपर या दूसरे जो नेता जो थे उन्होंने इस विषय को उसी ढंग से चलने दिया, शब्दावली में कोई अंतर नहीं करा। ऐसे ही अगर हम एक्सेशन की बात करते हैं तो एक्सेशन का संवैधानिक अर्थ क्या है? अधिमिलन। तो अधिमिलन का प्रयोग हमने बहुत कम किया और विलय का प्रयोग किया गया। तो विलय को अगर हम अंदर से जाके देखें तो ये मर्जर की तरफ जाता है। तो कुछ लोगों ने जो है, जो ओपोनेंट थे, जो कोई पॉलिटिकल चीज यूज करना चाहते थे, उन्होंने मर्जर का शब्द भी यूज करना शुरू कर दिया। यहां तक कि कुछ हमारे बड़े सम्मान योग्य नेताओं ने पार्लियामेंट में भी फ्लोर पर भाषण देते हुए ये कह दिया कि जम्मू कश्मीर रियासत ने के महाराजा ने सिर्फ एक्सेशन किया था भारत के साथ, मर्जर नहीं किया था। बाकी रियासतों ने मर्जर भी किया था, जो कि बिल्कुल ही गलत चीज थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि उनकी इस बात का ना ही खंडन हुआ, ना ही उनको परामर्श दिया गया कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है, आपकी जो सोच है, उसमें कुछ कमी है। तो इसी तरह से ये जो शब्दावली का जो शब्द इस्तेमाल किए गए, उससे उन लोगों को भी सहायता मिलती गई जो कि सिर्फ राज करने के लिए, वोट की राजनीति करने के लिए लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि हमारी रियासत जो है, जम्मू कश्मीर रियासत जो है, भारत की वैसी रियासत नहीं है जैसे कि पाकिस्तान, पंजाब है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ऐसी रियासत नहीं है, क्योंकि वैसी रियासत थी। हर रियासत के बीच में लोकल कोई कानून उसके अलग हो सकते हैं। अब एक बड़ी चर्चा है, भारत की संसद ने, भारत की सरकार ने पिछले साल अगस्त के बीच में कुछ संवैधानिक कार्य किए। वही आर्टिकल 370 जिसको आप कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत को भारत से दूर ले जाता था, जो कहते थे, लेता नहीं था वो।
उसी आर्टिकल 370 का प्रयोग हुआ संवैधानिक ढंग से। अगर आर्टिकल जो है, जो भारत के संविधान में जो आर्टिकल्स बने हुए हैं, अनुच्छेद जो उसके अंदर हैं, अगर उनका प्रयोग नहीं होना होता तो आर्टिकल 368 होता ही नहीं। तो समय के अनुसार आर्टिकल्स का प्रयोग होना है, उनको बदला भी जा सकता है। तो इसी तरह से जो आर्टिकल 370 है उसी का प्रयोग किया गया 5 अगस्त को, और एक राष्ट्रपति जी द्वारा एक ऑर्डर दिया गया संवैधानिक तरीके के साथ। वैसे ही दिया गया जैसे 1954 में कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन ऑर्डर जम्मू कश्मीर निकला था, वो भी राष्ट्रपति जी के आदेश से निकला था, संवैधानिक प्रक्रिया से आर्टिकल 37 के अंतर्गत निकला था। ऐसे ही अभी भी एक 5 अगस्त 2019 को एक ऑर्डर निकला, उसी आर्टिकल 370 के अंतर्गत राष्ट्रपति के अधिकारों के अनुसार SO 272 जो था वो निकला। उसका जब वो निकला तो उसने सुपरसीड कर दिया 1954 को। उसमें जो भी प्रावधान थे, जैसे वो आर्टिकल 35 है उसमें था, जब सुपरसीड हो गया तो जैसे वो आया था वैसे वो चला गया। तो उसमें कोई ऐसी असंवैधानिक बात नहीं हुई। आर्टिकल 370 जो है उसमें संशोधन हुआ, आर्टिकल वहीं पे है। कितने आर्टिकल हैं भारत के संविधान में जो संशोधित हैं? तो इस तरह से अगर हम इसको नजदीक से इसको देखते हैं, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज नहीं हुई। लोगों ने शोर डाला इसके बारे में, कुछ लोगों ने, और कुछ हमारे लोगों ने भी इसमें गलती की। बहुत ही सूक्ष्म विषय है ये। 70 साल से अगर कोई लोगों में कोई सोच बनी है, कोई मिथ्याएं फैली हुई हैं, वहां पे गलत विचार वहां फैले हुए हैं, तो उनको जब आपने खत्म करना है, दूर करना है, तो आपको हर चीज बड़ी सोच समझ के करनी होगी। कुछ स्टेटमेंट्स ऐसी भी लोग आ जाती है, खुशी में समझ लीजिए, जैसे भी समझ लीजिए, जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर रियासत अब भारत के साथ फुल्ली इंटेग्रेट होगी। बड़ी गलत चीज है। जम्मू कश्मीर रियासत तो भारत के साथ फुल्ली इंटीग्रेट 1947 में ही हो गई सरकार के साथ, यहाँ सरकारी तौर के ऊपर भारतवर्ष का तो हिस्सा थी ही। तो सत्ता के हिसाब से जो है फुल्ली इंटीग्रेट हो गई, 1947 में ही हो गई थी ये। और अब अगर कोई ये बात कहता है कि अगस्त 2019 के बाद ये फुल्ली इंटीग्रेट हुई है भारत के साथ, वो उन्हीं की सहायता हो जाती है जो लोग कहते थे पहले टाइम पे कि जम्मू कश्मीर रियासत पूरी भारत की बनी है। हमें शब्दों को बड़े सोच समझ के और बड़े सूक्ष्म ढंग से दूसरों तक पहुंचाना है। जिनके विचारों में मिथ्या जो घुसाई गई है, गलत विचार उनके दिमाग में गए हुए हैं, उनकी जो सोच में कुछ कमियां हैं या अधूरी सोच है, उसको ठीक करना है। और उसके लिए जो है हमें अच्छे ढंग से अपने हर शब्द को नम्रता के साथ लोगों तक ले जाना है। जो लोग आज ये कह रहे हैं कश्मीर घाटी में या कहीं भी जम्मू कश्मीर रियासत के बीच में कि जम्मू कश्मीर रियासत के लोगों से कुछ छीन लिया गया है, तो किसी से कोई छीनेगा तो उसको दुख तो होगा ही होगा। हमें जो है उनकी ये जो ये कहना है, ये जो उनकी जो व्याख्या उन्होंने दी है हमारे इन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेशंस हुए उस टाइम के ऊपर, उनको अच्छे ढंग से लोगों तक एक्सप्लेन करने के लिए ले जाना है। और आज मेरे हिसाब से ये इसको आप मैं अधिमिलन दिवस जिसे कहता हूं, ये जो एक्सेशन जो था ये अधिमिलन है भारत के साथ, विलय नहीं। विलय तो भारत तो बना हुआ है। तो आज जो है इसकी जरूरत इसलिए महसूस हो रही है इस पर चर्चा करने के लिए कि अभी तक 7 दशक के में जम्मू कश्मीर के जो आम जन था, यहाँ का, बाहर के लोगों की बात तो छोड़ दें आप, आम जन के बीच में, कश्मीर घाटी के बीच में जो चर्चाएं होती रही आज तक, वो ऐसे ही होती रही कि जम्मू कश्मीर रियासत भारत की अन्य रियासतों की तरह नहीं है, ये पूरी भारत की रियासत नहीं बनी हुई है अभी तक, समझे। और इसमें संविधानिक जो है कुछ त्रुटियां हैं, अभी कमियां हैं, वो पूरी करनी है। तो वो जो चीजें लोगों को बताई गई हैं उनको दूर करने में समय तो लगेगा।
तो इसलिए जो है किसी किस्म के भी कोई चैलेंजेस थ्रो नहीं होने चाहिए, लोगों तक जो सही किया गया है वो पहुंचाने की एक आवश्यकता है। और इस ये जो अधिमिलन दिवस जो है, ये 26 अक्टूबर जो आज है, इसमें यही संदेश जाना चाहिए कि ये जो अधिमिलन हुआ था उस वक्त, ये तभी पूरा हो चुका है। जम्मू कश्मीर रियासत फुल्ली इंटीग्रेट भारत के साथ पहले ही थी, कार्य प्रणाली में अंतर था। कुछ और चीजें यहाँ के कुछ लोगों ने जो है वो लोगों तक पहुंचाई, लोगों के विश्वास भी बन गए बड़े सारे लोगों के। जैसे समझ लीजिए, जम्मू कश्मीर रियासत में एक झंडा था, एक फ्लैग था यहाँ पे, जो ऑफिशियल यूज होता था यहाँ पे। अगर उस झंडे की आप पुरानी हिस्ट्री को देखें, कैसे उसका वो झंडा सामने आया, कैसे वो बनाया गया, तो उस पे उससे जो उसकी जो पहली कहानी है, यहाँ से उसको रखने की बात शुरू हुई थी। उसमें यहाँ के लोगों ने कहा था कि हमने जब अभी भारत के जो यहाँ पे जो इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुई थी उसमें भाग लिया था, उसके सिंबल्स के लिए हम कोई चीज जो है साथ में ले जाना चाहते हैं, और वो जो झंडा होगा वो किसी भी ढंग से भारत के राष्ट्र ध्वज का प्रतिद्वंदी नहीं होगा। भारत के राष्ट्र ध्वज की जो पोजीशन है, जो स्तर है, जो स्टेटस जो है बाकी रियासतों के बीच में, वही जम्मू कश्मीर रियासत में होगा। लेकिन कुछ लोग उस झंडे को अलग ढंग से प्रोजेक्ट करते रहे, उन्हें करने दिया गया, और करते करते तो विश्वास बन जाते हैं। उन्हीं की सारी वो राजनीति उन्हीं चीजों के पीछे थी, दूरियों पे उनकी राजनीति थी। जैसे अभी ये बड़े दुख की बात है कि इसी अगस्त 2019 में जो कॉन्स्टिट्यूशनल ऑपरेशंस किए गए, आर्टिकल 370 की में जो अमेंडमेंट्स हुए, जो उसका जो यूज किया गया, प्रयोग किया गया, उसी के संदर्भ में कश्मीर घाटी में या जम्मू कश्मीर में एक संगठन बने, सभी पार्टियां इकट्ठी हुई हैं वहां पर कुछ, जो ये कहती हैं कि हमारे जो विशेष अधिकार ले लिए गए हैं हम उनको वापस लेना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनली आप कुछ भी कर सकते हो, सब ले सकते हो, पर उसमें कुछ एक नेता ने ये यहाँ तक कह दिया कि जब तक जम्मू कश्मीर का वो जो रियासत का जो झंडा था पहले, यहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, वो हमें वापस नहीं मिलेगा, हम और किसी ध्वज को नहीं उठाएंगे। तो उसका अर्थ यही निकलता है कि राष्ट्र ध्वज को नहीं उठाएंगे। बहुत ही गलत चीज है ये। ऐसे कहने से उनकी वोट की राजनीति को कुछ तो स्ट्रेंथ मिल जाएगी, लेकिन वो राष्ट्र का कितना हानि कर देंगे, अपनी कितनी हानि करेंगे, ये शायद उनको बाद में इसकी समझ आएगी। तो इस तरह से जो है ये जो दूरियों के जो सिंबल्स थे, इनको हमें खत्म करना है, आहिस्ता आहिस्ता खत्म करना है। ऐसे ही जम्मू कश्मीर का ये, जैसे ये लोग समझते थे या कुछ लोग कहते आए हैं और आज विश्वास भी बना हुआ है कि जम्मू कश्मीर का जो विधान था वो भारत के संविधान से अलग था। ये कैसे हो सकता है? भारत जम्मू कश्मीर का संविधान, ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर जो विधान है था यहाँ पे, वो भारत के संविधान का एक चैप्टर था, एक अध्याय था, उसको रखने का ढंग ऐसा था उसका। और संक्षेप में अगर उसको आप देखें तो आप दोनों प्रीएम्बल को पढ़ लीजिए, जिसको जो जम्मू कश्मीर का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, विधान था, उसमें उसके प्रीएम्बल को पढ़िए और भारत के संविधान को प्रीएम्बल को पढ़िए, आप पता चल जाता है वहां से कि ये उसका प्रतिद्वंदी नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जिस ढंग से उसको रखा गया था, उस चैप्टर को रखा गया, वो एक किसी को कोई ऐसे इल्यूजन में डालने के लिए, गलत दिशा में लोगों को ले जाने के लिए वो टूल बनता रहा स्पिरिट के बीच में। पर अब वो समय आ गया है कि उन सभी चीजों को आम जन तक ले जाना है। और ये भी हमें याद रखना है कि 7 दशक तक जो लोग गलत ढंग से उन चीजों को आगे ले जाते रहे, उनको रोका नहीं गया, उनकी भाषा को सुधारा नहीं गया, और आम जन तक सही बात को नहीं पहुंचाया गया। और अब उसे करना है। जैसे कहते हैं ना, पानी पत्थर पर भी गिरे तो निशान बना देता है वहां पे। इसी तरह से
जो साधारण मानव होता है, उसके जो इमोशंस होते हैं, उसकी जो मन स्थिति होती है, बड़ी सूक्ष्म होती है। वो और बड़े काम में लगा रहता है, उसकी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, मजबूरियां होती हैं। तो आगे पीछे जो उसके लोग रहते हैं, भाई होगा, बहन होगा, पड़ोसी होगा, या जिस पर वो विश्वास कर सकता है, वो जो वो बात कहेगा उसको वो लेके चलता है। तो इसलिए जो है कि यही एक संदेश जो है दूर तक ले जाने की आवश्यकता हमारी रियासत में है। जम्मू कश्मीर रियासत में ऐसा करना पड़ेगा, आम जन तक जाना है, और वो लोग जो कि उन दूरियों को दोबारा कल्टीवेट करना चाहते हैं, उनको रोकना है। और उनको रोकने का ढंग ऐसा होना चाहिए कि वो जो है उसको अपने हिसाब से मोड़ के फिर लोगों को गलत दिशा में नहीं ले जा सके। तो बड़े सोच समझ के अच्छे ढंग से इन सभी कार्यों को करना है। और आज इस अधिमिलन दिवस के ऊपर, जिसको कि अक्सर विलय दिवस के साथ अक्सर जाना जाता है और इसका कहा जाता है, और शायद उसी विलय का शब्द उन लोगों ने अपने उसमें शब्दकोश में डाल के तो मर्जर को जन्म दिया, और मर्जर को ही वो लोग बोलते रहे। आज हमें उसे कंटेस्ट करना है, और कंटेस्ट मैं नहीं कहूंगा, हमें उसकी सही व्याख्या करके लोगों तक उसको पहुंचाना है। तो जम्मू कश्मीर रियासत जो है, इस रियासत के जो पुराना जो इतिहास है, उस इतिहास को हम सत्ता से जोड़ सकते हैं, राष्ट्र से नहीं जोड़ सकते। भारत 47 से पहले भी जब अंग्रेज का यहां राज था तो भारतवर्ष था। सिर्फ राज करने के छोटे छोटे क्षेत्र थे, अपने हिसाब से राज हो रहा था, राजे थे, रजवाड़े थे, ये चीजें थी। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो कंट्रीज थी, अलग अलग देश थे वो सारे, वो था भारतवर्ष। तो भारतवर्ष का जम्मू कश्मीर रियासत, ये जो जितनी जो सीमाएं जो हैं, ये भारतवर्ष का ही हिस्सा है, पहले भी थी, अब भी है। तो राज बदलने के बाद जो व्यवस्थाएं जो आई, उस व्यवस्था के बीच में जो कमियां रह गई, और जिस तरह से उन कमियों को दूर करने में देरी लगी, उसके लिए तो हमें जो है बड़ा ठंडे दिमाग से, बड़े नम्र ढंग से सोच विचार करना होगा, और एक ऐसी व्यवस्था पैदा करनी होगी कि आम जन तक एक सही संदेश पहुंच सके, और ये चीज पहुंच सके कि जम्मू कश्मीर रियासत पहले भी भारत का एक अभिन्न अंग थी, इंटेग्रेशन पूरी थी भारत के साथ, समझे, और अब भी पूरी ही पूरी है। तो अगस्त में जो संवैधानिक जो व्यवस्था में कुछ फेरबदल किया गया, वो सब संविधान के प्रोविजंस के बीच में किया गया है। उसे कहीं पर भी अगर किसी के पास इस ढंग से ले जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही किसी को उस ले जाने देना चाहिए कि जम्मू कश्मीर रियासत के बीच में यहाँ के जो लोगों से कोई हमने खास अधिकार लिए हैं, या आप अब उनको भारत के साथ जोड़ा है और उन्होंने कुछ खोया है। तो इस किस्म की जितनी भी चीजें हैं, उनको हमें आहिस्ता आहिस्ता से खत्म करना है, दूर करना है। और वो लोग जो जम्मू कश्मीर रियासत और भारत में शांति के लिए काम करना चाहते हैं, उनका कार्य कठिन है। जिसने लोगों को भड़काना होगा, व्यवस्था को खराब करना होगा, उसका काम आसान होता है, पर जिसने उसको ठीक करना होता है, उसको बड़ी सोच समझ नम्रता के साथ कार्य को करना होता है। और आज के दिन मैं यही सबसे कहूंगा कि हमें बहुत ही धीरज के साथ, प्रेम के साथ, नम्रता के साथ जो सही संदेश है, सही जो तथ्य हैं, उनको पूरी रियासत में, पूरे भारत में, और खास करके कश्मीर घाटी के आम जन तक ले जाने की आवश्यकता है। और ये लोग जो यहाँ की जो राजनीति में रहे हैं आज तक, जहां पर मेन स्ट्रीम की हम बात करते हैं, उसकी परिभाषा को भारत सरकार को भी
बड़े साफ ढंग से लोगों के सामने रखने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ कश्मीर घाटी के राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनकी जो सोच है या जिनका आप ये कह सकते हैं कि जो उनकी जो पॉलिसी है, संगठन की जो पॉलिसी है, उसके बीच में अधिमिलन पर भी प्रश्न उठते हैं, लेकिन उनको आज तक मेन स्ट्रीम ही माना गया है। तो उसमें भी कुछ करने की आवश्यकता है कि एक सीधा संदेश देने की आवश्यकता है कि आपको अपना जो अपनी पार्टी का जो संविधान है उसमें जो आपने आपकी लिखा हुआ है कि आपके टारगेट्स क्या हैं, आप उनको बदलिए, क्योंकि वो जो हैं वो राष्ट्र के हित में नहीं जाते हैं और अधिनियम के पे प्रश्न खड़े करते हैं। तो आज के दिन ऐसा कोई भी राजनीतिक दल जिसका संविधान किसी भी ढंग से सीधे या प्रत्यक्ष रूप में एक्सेशन पे प्रश्न खड़े करता हो, उस पार्टी को, उस दल को सीधे बोलने की आवश्यकता है कि या तो अपना संविधान बदल दो आप, नहीं तो हमारे हिसाब से आप मेन स्ट्रीम मुख्य धारा का दल नहीं हो। तो मैं इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को यहाँ पर विराम दूंगा और यही कहूंगा कि जम्मू कश्मीर राज्य अगस्त 2019 से पहले भी भारत का पूर्व अंग था, इंटेग्रेशन पूरी थी भारत के साथ। तो उसके बाद जो है कोई जम्मू कश्मीर राज्य की इंटेग्रेशन भारत के साथ पूरी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो पहले से ही थी। हाँ, कार्य प्रणाली को अच्छा करने के लिए जो यहाँ पर डिस्टर्बेंसेस थे, उन हालात को अच्छा करने के लिए, सुधार करने के लिए अगर भारत सरकार ने या संसद ने कोई बदलाव करने के लिए सोचा होगा, जो कि अस्थायी भी हो सकते हैं, स्थायी भी हो सकते हैं, तो उसमें उसके बीच में एक बड़ी सोच भी हो सकती है। तो हमें उसका इंतजार करना चाहिए कि आने वाले समय के बीच में भारत सरकार की तरफ से जो उनके दिमाग में है, जो सोच में था कि किस तरह से इस राज्य को एक अच्छे रास्ते पर लिया जाए, किस तरह से इस राज्य में शांति लाई जाए, वो जो लोग जम्मू कश्मीर राज्य से पिछले 30 साल से बाहर रह रहे हैं, वो कैसे अपने इस राज्य में एक अच्छी व्यवस्था के बीच में वापस आ सकते हैं, कश्मीर घाटी के बीच में। तो ये सब कुछ करने के लिए हमें एक बड़ा सोच समझ से के वातावरण में काम करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो एनर्जीज हैं वो ऐसे काम में लगी रहेंगी कि जिनसे कोई लाभ नहीं होगा, कोई अच्छी चीज बाहर नहीं निकलेगी। तो ये सब देखते हुए सिर्फ ये जो इश्यूज हैं, जो चैलेंजेस के हैं, पॉलिटिकल जो इश्यूज होते हैं, उनको साइड पे छोड़ के कुछ ऐसे संस्थाओं को भी बीच में आने की आवश्यकता है जिनका कोई राजनीतिक स्वार्थ ना हो और वो बीच में चल के काम कर सकें और आम जन तक सही बात को पहुंचा सकें। नमस्कार।